बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। एक हमारे पास आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या है और ब्लू बेबीज़ क्या होती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही आर्टिकल बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल पेस मेकर को डिफाइन करने से पहले जो पेस मेकर है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा जो हार्ट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके जितने भी चैम्बर हैं, जब उनमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस गुजरती हैं फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। तो पेस मेकर वो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को भेजता है, जिसकी वजह से दैट ट्रिगर द हार्ट बीट, फिर हार्ट बीट स्टार्ट होती है। यानी पेस मेकर ने हार्ट को नर्व इम्पल्सिस भेजनी है और उसके बाद फिर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा पहले देखना ये है कि हमारे हार्ट में पेस मेकर है क्या। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारे हार्ट में दो किस्म के नोड लगे होते हैं। एक राइट एट्रियम के ऊपर जिसको हम कहते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, और दूसरा हमारे पास वेंट्रिकल से थोड़ा सा ऊपर जिसको एवी नोड कहा जाता है। तो असल जो पेस मेकर है वो ये है, एसए नोड जिसको कहा जाता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, एसए नोड। तो यहाँ से नर्व इम्पल्सिस आना शुरू हो जाती हैं और जो ही नर्व इम्पल्स आती हैं तो उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो नर्व इम्पल्सिस है उसने वेंट्रिकल्स में जाना है, लेकिन जाएंगे किसके ज़रिए से, एवी नोड के ज़रिए से। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल में जो नर्व इम्पल्सिस जा रही हैं उनका जो सोर्स है वो एवी नोड है। एट्रिया में जो नर्व इम्पल्सिस आ रही हैं उनका जो सोर्स है वो एसए नोड है। वैसे तो बेसिकली स्टार्ट एसए नोड से ही होती है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब नर्व इम्पल्स एवी नोड से गुजरती हुई आगे आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल्स हमारे पास एवी नोड की नर्व इम्पल्सिस के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम दोनों में कहीं भी आ सकते हैं, बाज़ दफ़ा एसए नोड में भी आ सकते हैं, बाज़ दफ़ा एवी नोड में भी आ सकते हैं। अगर हमारे पास एसए नोड से जो नर्व इम्पल्स आ रही हैं वो ब्लॉक हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं, तो दोनों केसेस के अंदर जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ये जो एवी नोड है इसमें से नर्व इम्पल्स सही तरह से नहीं गुजरेंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं जो वेंट्रिकल्स में जब नर्व इम्पल्स नहीं जाएंगी तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टेड होगी, तब भी इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ज़रूरत कब पेश आती है आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाने की, कि जब हमारे पास ऐसे नोड जो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उससे नर्व इम्पल्स कमज़ोर पैदा हो रही हो या फिर वो ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से। मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ें हैं जो इन नोड को इफेक्ट कर सकती हैं, तो ये इंसान की डेथ का बायस बन सकती हैं। फिर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होता है। ठीक हो गया। जैसे आपको डायग्राम नज़र भी आ रही होगी, तो ये एक ऐसा पेस मेकर है जो इसके चेस्ट पे लगा हुआ है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है। वैसे इसकी जो कनेक्शंस है वो हार्ट के अंदर गए हुए हैं। अच्छा, लगाना कहाँ है। अब दो तरह के हमारे पास नोड है, एसए नोड और एवी नोड। अगर एसए नोड ख़राब हो जाए तो फिर हम एसए नोड यानी राइट एट्रियम के ऊपर ही आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगाएंगे। लेकिन अगर एवी नोड ख़राब हो जाए या एवी ब्लॉक हो जाए, कि ये वाला नोड किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो तो ठीक परफॉर्म हो रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर ऊपर वाली की जगह पर लगाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आगे है, वेंट्रिकल्स की तरफ नर्व इम्पल्सिस सही तरह से नहीं जा रही। तो इस वजह से हमेशा आर्टिफिशियल पेस मेकर इस केस के अंदर हमेशा एवी नोड यानी वेंट्रिकल्स के ऊपर लगाया जाएगा, ताकि वो ऐसे नोड वो अगले पोर्शन को नर्व इम्पल्स भेज सके। अच्छा, जब हम आर्टिफिशियल पेस मेकर को वेंट्रिकल्स के ऊपर लगाएंगे, अब दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ ऐसे नोड काम कर रहा है, नीचे आर्टिफिशियल पेस मेकर। पहले तो ये होता था ना कि ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स आई, वो एवी नोड के जरिए से आगे चली गई। अब क्या हो रहा है कि दो अलग-अलग पेस मेकर काम कर रहे हैं, एक नेचुरल है जो ऐसे नोड है, एक आर्टिफिशियल है। तो इस वजह से इस आर्टिफिशियल पेस मेकर को हमेशा ऐसे नोड के लिहाज से सिंक्रोनाइज किया जाएगा। यानी ऐसे नोड की जो नर्व इम्पल्सिस हैं उसकी बुनियाद पे आर्टिफिशियल नर्व जो पेस मेकर है वो आगे नर्व इम्पल्स को सेंड करेगा। दोनों की आप कह सकते हैं जो नर्व इम्पल्स को सेंड करना है वो सिंक्रोनाइज। ये नहीं होगा कि ये अपनी मर्जी से नर्व इम्पल्स सेंड कर रहा है, ये अपनी मर्जी से नर्व इम्पल्स सेंड कर रहा है। तो ऐसे नोड अगर ख़राब हो जाए तो आर्टिफिशियल पेस मेकर एट्रियम के ऊपर लगेगा। अगर
एवी ब्लॉक हो जाए, ये वाला नोड खराब हो जाए, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर हमेशा वेंट्रिकल्स के ऊपर लगेगा, जो फिर वेंट्रिकल्स को नर्व इंपल्स भेजता रहेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली आर्टिफिशियल पेस मेकर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ब्लू बेबीज क्या होते हैं? ब्लू बेबीज को समझने से पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हार्ट से रिलेटेड है, जो बड़ी डिटेल्स हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, जो राइट साइड है, चाहे वो राइट एट्रियम हो, चाहे वो राइट वेंट्रिकल्स हो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से रिसीव करते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होती ब्लड के अंदर। फिर यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, और जो वेसल लेके जाती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी। और जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होगी, फिर पल्मोनरी वेन के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर यहाँ से एओर्टा के जरिए से पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है जो एक ह्यूमंस के अंदर हो रही है। क्लियर? यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के जरिए से लेफ्ट साइड में आता है आफ्टर ऑक्सीजनेशन के बाद। लेकिन जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त बच्चा सांस नहीं लेता, उसके लंग्स बंद पड़े होते। तो इस केस में क्या होता है, अब नॉर्मल सर्कुलेशन क्या हो रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट साइड में आता है। पहला तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ये क्लियर करना है कि अगर लंग्स बंद पड़े हैं, सांस नहीं ले रहा, तो फिर ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो माँ जो सांस लेती है, जो माँ के ब्लड में ऑक्सीजन होती है, वही डिफ्यूज़ होके बच्चे के ब्लड में जाती है। क्योंकि माँ की जो यूट्रस है, जहाँ बच्चा प्लेसेंटा के ज़रिए से या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के ज़रिए से अटैच है माँ के पेट के अंदर, वहाँ काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स हैं जो माँ के ब्लड से बच्चे के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करवा रही हैं। तो पहला तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो सांस नहीं लेता, उसके जो फेफड़े हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं उस केस में। हाँ, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो पैदाइश के बाद बच्चा फिर उसके पहली दफ़ा वो सांस लेता है, और ये भी देखने में आया कि अगर खुदा न खास्ता पैदाइश के वक्त बच्चा ना रोए तो वो एबनॉर्मल होना शुरू होता है। क्योंकि रोने से क्या होता है कि जो इंसान के लंग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे होते हैं, यानी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो रैपिड हो जाता है, और रैपिड होने की वजह से बड़ी अच्छे अंदाज में ब्रीदिंग और ऑक्सीजनेशन हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता एक बच्चा नहीं रोता तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन नहीं करेंगे ब्लड की, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी, इवन डेथ भी हो सकती है। इस वजह से आप लोगों ने शायद कभी सुना हो या ऑब्जर्व भी किया हो कि जब बच्चा पैदाइश के बाद नहीं रोता तो डॉक्टर ज़बरदस्ती उसको थप्पड़ मार के या बहुत आप कह सकते तकलीफ दे के उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। पैदाइश के वक्त बच्चे का रोना ज़रूरी है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो। तो अब क्या होता है, सबसे पहले हम उस बच्चे की बात कर लेते हैं जो बच्चा माँ के पेट में। अभी तो हमने कहा कि राइट साइड का ब्लड लंग्स के ज़रिए से लेफ्ट साइड में आता है, लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लंग्स चूंकि बंद पड़े हैं, इस वजह से राइट साइड का ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जाता। लेकिन फिर ये लेफ्ट साइड में कैसे आता है? हालांकि दीवारें हैं, वो फिर लेफ्ट साइड में कैसे आएगा? क्योंकि ब्लड जो है जो राइट साइड में इकट्ठा होता है लेफ्ट साइड के जरिए से बॉडी में जाता है। तो जब तक लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आएगा उस वक्त तक ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो सवाल ये है कि इस राइट एट्रियम से या राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कैसे आएगा हालांकि लंग्स बंद पड़े? तो इसका आंसर ये है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जब राइट एट्रियम में पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो दीवार है इसमें एक सुराख होता है। ये वो चीज़ है जो माँ के पेट में ये काम हो रहा है। तो जो ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है तो इस सुराख के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। क्लियर? तो इस वजह से उसको फिर लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर यहाँ से वेंट्रिकल में चले। लेकिन जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सारा ब्लड नहीं बल्कि कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स में भी जाता है। यानी जो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया है वो काफ़ी सारा तो लेफ्ट एट्रियम में चला गया, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में भी आ जाते हैं। अब यहाँ का जो ब्लड है इसने लंग्स में जाना है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का ब्लड किस में जाना है? लंग्स में जाना। लंग्स बंद पड़े हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये यहाँ से एक छोटी सी वेसल निकलती है और वो राइट एट्रियम के अंदर जाके ओपन होती है। ये वो कंडीशन है जो माँ के पेट में बच्चे के हार्ट के अंदर ये चीज़ें, एक ये सुराख है
जो राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके जा रहा है, और जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाने लगेगा वो इस छोटे से टुकड़े के ज़रिए से दोबारा किस में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। यानी दो तरीकों से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, एक इस सुराख के ज़रिए से और दूसरा हमारे पास इस छोटे से वेस आर्टरीज के टुकड़े के ज़रिए से। अब ये जो सुराख है, इस सुराख को हम कहते हैं इंटर आर्टीरियल फोरामेन, फोरामेन ओपनिंग को कहा जाता है, सुराख को कहा जाता है। यानी एट्रिया के दरमियान की जो दीवार है उसमें एक सुराख है, और दूसरा ये वाली जो ब्लड वेसल्स है जो पल्मोनरी ट्रंक के ब्लड को दोबारा लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस। क्लियर? तो ये वो हार्ट के स्ट्रक्चर्स हैं जो माँ के पेट के अंदर काम कर रहे हैं। एक क्या है, ये सुराख है जो ब्लड को डायरेक्टली यहाँ भेज रहा है, दूसरा लंग्स की तरफ जाने वाला जो ब्लड है वो इस पोर्शन के जरिए से यहाँ आता है। तो इस तरह ओवरऑल सारा ब्लड इसमें इकट्ठा होता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड चला जाएगा। लेकिन जब पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ऑक्सीजनेशन लंग्स में जाके होती है। पहले माँ के ब्लड से ऑक्सीजन आ रही थी, फिर लंग्स के बाद दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, और पैदाइश के बाद ये दोनों चीज़ें, ये वाला सुराख भी बंद हो जाता है और ये वाली जो ब्लड वेसल ये भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट होने के बाद ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जब वो पैदा होते हैं तो ये वाला जो ओपनिंग है या ये बंद ना हो, या ये वाली जो ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट ना करे, तो फिर होगा क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बजाय लंग्स में डायरेक्ट जाने के, वो थोड़ा सा ब्लड इसके ज़रिए से भी लेफ्ट साइड में, हालांकि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो दोनों साइड्स में अलग-अलग ब्लड होना चाहिए, एक डीऑक्सीजनेटेड एक ऑक्सीजनेटेड, ठीक हो गया। लेकिन जब ये ओपनिंग है, ये वाली ब्लड वेसल का टुकड़ा अगर बंद ना हो तो फिर कुछ ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट साइड में चला जाएगा। चूंकि राइट साइड में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जब ब्लड यहाँ जाएगा तो मिक्सिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारा ब्लड राइट एट्रियम वाला लेफ्ट एट्रियम के साथ मिक्सअप हो रहा हो और वही ब्लड जब बॉडी को सप्लाई होगा तो जो हमारी स्किन है वो ब्लू कलर की होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें ये ओपनिंग और ये वाला ब्लड का टुकड़ा बंद नहीं होता, उनकी जो स्किन है उसमें हल्की हल्की ब्लू कलर की शेड्स आना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे जिनकी स्किन ब्लू होना शुरू हो जाए, ऐसे बच्चों को ब्लू बेबीज कहा जाते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। ये जो वर्ड है ना साइनो, तो ये ब्लू को कहा जाता है। क्लियर? तो इसकी काज क्या है कि जो ओपनिंग है जो एट्रियम के दरमियान है वो बंद नहीं होती, या फिर जो डक्टस आर्टियोसिस वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लू कलर की स्किन होना शुरू हो जाती है। इस बीमारी का नाम साइनोसिस है। रीज़न क्या है कि यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है एट्रिया के अंदर, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होना शुरू होता है, और ये जो मिक्स्ड ब्लड है जब बॉडी को सप्लाई होता है तो स्किन ब्लू होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास ब्लू बेबीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या और ब्लू बेबीज़ क्या है। तो ये हार्ट का हमारा जो पोर्शन था वो एंड हुआ। अगला जो पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे वो ब्लड वेसल से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।